आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी बेहतर सही दिशा में चल रही होगी। हमने पूर्व में पढ़ा था ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में हमने अध्ययन किया था और ग्रीष्मकालीन मानसून को विभिन्न संदर्भों में हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम देखने वाले हैं शीतकालीन मानसूनी दशाओं को। शीतकालीन मानसूनी वर्षा किस प्रकार से भारत में मिलती है और किस प्रकार से घटनाक्रम होता है, इन सब के बारे में समग्र रूप से हम जानने का समझने का प्रयास करते हैं। तो शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन मानसून के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हमने मानसून क्या है, मानसून के सिद्धांतों को हमने देख लिया था और ग्रीष्मकालीन मानसून को समग्रता से देखा था। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जब ग्रीष्मकालीन मानसून की जब हम बात करते हैं तो सूर्य हमारा जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर होता है। और कर्क रेखा पर होने के कारण क्या होता है कि वहां पे ताप ज्यादा होता है। ताप ज्यादा होने के कारण वो जो क्षेत्र है हमारा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है? क्योंकि लगातार यहाँ से जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती रहती हैं, लगातार संवहन तरंगे ऊपर उठती रहती हैं, जिससे वो क्षेत्र जो है रिक्त होता है। इसी तरह से यदि हम देखें तो हमने देखा था कि उसी समय पे, जिस समय पर सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसी समय पे जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, क्योंकि वो जल क्षेत्र है तो वो ठंडा होता है। और ठंडा होने के साथ क्या होता है कि वहां पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि वहां पे ताप कम है। ताप कम क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पे तिरछी पड़ रही हैं। इसके कारण पवनें चढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं पवनों के चलने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो होता है दाब प्रवणता। और दाब प्रवणता के कारण पवनें चलती हुई आपको देखने को मिलती हैं। तो इन सब की चर्चा हमने कर लिया था। अब जब हम बात करेंगे शीतकालीन मानसून दशाओं की, शीतकालीन मानसून की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्रीष्मकालीन जब मानसून होता है तो सूर्य हमारा कर्क रेखा पर होता है। लेकिन जब शीतकालीन मानसून की हम बात करते हैं तो मतलब अब यहाँ पे सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ना होकर के दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। तो सबसे पहले किस तरह से ये दशाएं तैयार होती हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। जून माह तक हमने देखा था कि जून माह में जो सूर्य है ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब जून माह तक सूर्य कर्क रेखा पर बना हुआ है। तो क्या यह यही बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, क्योंकि इसको भी आगे मूव करना है। तो जून के बाद जैसे ही जुलाई का महीना आता है, सूर्य जो है अपना ये दक्षिणायन होने लगता है। और आप जानते हैं कि एक महीने में 8 डिग्री 8 अक्षांश की गति सूर्य करता है। तो एक महीने में 8, तो लगभग जुलाई माह की जब हम बात करते हैं तो सूर्य 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है। अगस्त माह की जब हम बात करते हैं तो सूर्य आपको 8 डिग्री अक्षांश पर देखने को, उत्तरी अक्षांश पर देखने को मिलता है। और जब हम सितंबर माह की बात करते हैं तो सितंबर माह में जो सूर्य होता है वो आपके विषुवत रेखा तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हवाएं आ रही हैं, जो मानसून पवनें आ रही हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी पवनें आ रही हैं, ये लगातार कब तक आती रहती हैं भारतीय भूभाग में? जुलाई माह तक। और जुलाई माह में आपने पढ़ा था, आपने समझा था कि जुलाई माह वह माह होता है जब मानसूनी हवाएं, चाहे वो बंगाल की शाखा हो चाहे वो अरब सागर की शाखा हो, दोनों शाखाएं आपकी इस क्षेत्र विशेष पे, जो यहाँ पे आपका थार का प्रदेश है, थार का मरुस्थल है, यहाँ पे आप कर मिलती हैं। इन हवाओं में नमी नहीं होती है। नमी ना होने के कारण ये वर्षा नहीं करा पाती, क्योंकि इस समय ये क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है, इसलिए तेजी से ये ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, ऊपर उठती हैं। और जब हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं तो आपने देखा था कि एक तो मुख्य धारा जो है वो क्षोभ सीमा तक जाती है, और एक आपने देखा था कि 2 किलोमीटर की रेंज तक जाने के बाद जब वायुमंडल हमारा विरल हो जाता है तो वहां से कई भागों में बंट जाती हैं। और उन्हीं में से एक शाखा इस तरफ बहते हुए, एक शाखा यदि हम देखें तो आपके विषुवत रेखा की तरफ आगे बढ़ती है, और बाद में नॉर्थ ईस्ट से बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, और बाद में पुनः या फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम का पालन करते हुए दक्षिणायन दक्षिणी गोलार्ध में जाती है। और ये जाके उतरती कहाँ पे है? ये उतरती है आपके 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य उतरती हैं। ये आपने देखा था। कब देखा था? जब हमने ग्रीष्मकालीन मानसून की चर्चा किया था। आज हम शीतकालीन मानसून के बारे में बात करने वाले हैं। तो शीतकालीन मानसून के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि
जब आप पढ़ रहे थे ग्रीष्मकालीन मानसून दशाओं के बारे में, ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में, तो आपने देखा था कि जो ITCZ का क्षेत्र था, जैसे सूर्य अभी कर्क रेखा पर है, लेकिन जो ITCZ का क्षेत्र था वो कुछ तरह से इस तरह आपको देखने को मिलता था। मतलब जो ITCZ का क्षेत्र हुआ करता था, जो अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हुआ करता था, अभिसरण क्षेत्र हुआ करता था, जहां पे पवनें आकर मिलती थी दोनों गोलार्धों से, वो क्षेत्र क्या होता था कि आगे चलता था। जो आपका सूर्य है, सूर्य, क्योंकि सूर्य तो अभी कर्क रेखा पर है, यहाँ पे है, लेकिन ITCZ का जो क्षेत्र है ये अंतः उष्ण कटिबंधीय अवसरण क्षेत्र जो आपका है, ये आपका आगे हुआ करता था। लेकिन जब आप पढ़ेंगे शीतकालीन मानसून दशाओं में, तो जैसे जैसे सूर्य आपका जुलाई माह में जैसे 16 डिग्री अक्षांशों पर, अगस्त माह में 8 डिग्री अक्षांशों पर पहुंच गया है, तो जैसे जैसे सूर्य आपका दक्षिणायन होता है, जो ये आपका ITCZ है, शीतकालीन मानसून के संदर्भ में ITCZ हमेशा सूर्य के पीछे होता है। मतलब सूर्य यदि इस दिशा में बढ़ रहा है दक्षिण की तरफ, तो ITCZ जो है इसके पीछे रहेगा। ग्रीष्मकालीन मानसून दशाओं के संदर्भ में हमने देखा था कि ITCZ सूर्य से आगे हुआ करता था, और ITCZ क्यों आगे हुआ करता था वो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ITCZ जो है ये सूर्य के पीछे क्यों है, पीछे रहने का कारण क्या है, इसको समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें कि सूर्य पीछे क्यों है, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य अब प्रायद्वीपीय भाग में जा रहा है, तो यहाँ का जो ताप है अभी भी वो थार प्रदेश की अपेक्षा कम है। क्योंकि जो थार का प्रदेश है, जो आपका हरियाणा का प्रदेश है, जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है, ये क्षेत्र अभी वर्षा से संतृप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी उतनी वर्षा नहीं हो पाई है कि यहाँ की जो भूमि है वो संतृप्त हो जाए, जिसके कारण ये अभी भी गर्म बनी हुई है। और ताप की अधिकता के कारण, क्योंकि ताप यहाँ पे अधिक है, इसलिए ताप की अधिकता के कारण क्या है कि ITCZ पीछे पीछे चलता है, सूर्य आगे आगे चलता है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य सागर की तरफ बढ़ता जाएगा, ताप कम होता जाएगा, और कम होने के साथ साथ आप देखेंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे कम होता जाएगा। लेकिन ये क्षेत्र अभी इसी प्रकार से बना है, इसी प्रकार से तप रहा है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है और वर्षा उतनी हुई नहीं है, और सूर्य लगातार 1 महीने तक इस क्षेत्र विशेष में था, तो जिसके कारण ये क्षेत्र विशेष का जो ताप है वो अभी भी जहां सूर्य गति कर रहा है, विशेषकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, वो आगे है। तो इसके कारण क्या होता है कि लगातार जो ITCZ है वो सूर्य के पीछे पीछे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बात आती है कि ये संतृप्त क्यों नहीं हुआ है, हरियाणा का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, संतृप्त क्यों नहीं हुआ है। तो इसकी यदि हम बात करें, तो यहाँ पे जो पवनें पहुंच रही हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंच रही है या अरब सागर की शाखा पहुंच रही है, तो ये जो दोनों शाखाएं पहुंचती हैं, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते इनकी नमी जो है वो समाप्त हो जाती है। जैसे आपने देखा था कि बंगाल की खाड़ी की शाखा असम से होते जब आगे बढ़ती है, तो पहले 200 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है, फिर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है, और जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं वर्षा का अनुपात कम होता जाता है, और दिल्ली में यदि हम बात करें तो 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो उस प्रकार से जब यही हवाएं पहुंचती हैं राजस्थान के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, तो इनकी जो नमी है वो समाप्त हो जाती है, जिसके कारण ये वर्षा नहीं करा पाती हैं। अब यदि हम देखें तो वर्षा इन पे कैसे होगी, वर्षा कैसे होगी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये क्षेत्र संतृप्त कब होंगे। तो ये जो क्षेत्र हैं ये संतृप्त कब होते हैं, ये संतृप्त होते हैं जुलाई और अगस्त की माह में। कैसे संतृप्त होते हैं, जब ये लौटती हुई जो मानसून है, जब लौटती हुई मानसून की शाखाओं द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है, क्योंकि मानसून लौट रहा है, और आप देख रहे हैं बीच में एक क्षेत्र पड़ता है, पंजाब का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र पड़ता है। और इस समय में यदि आप देखें तो पंजाब के क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारी फसलें होती हैं, और ये नमी लेकर, पंजाब के क्षेत्र में फसलें होती हैं और सिंचाई हो रहती है, तो वहां से नमी लेकर जब ये गुजरती हैं आगे, तो ये थोड़ी थोड़ी वर्षा कर देती हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में जो आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर का माह है, इस माह में यहाँ पे कुछ वर्षा प्राप्त हो जाती है, और यहाँ पे जो थार का डेजर्ट है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और मरुस्थल की विशेषता है कि जल्दी गर्म भी होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं, ये आपने देखा है, समझा है। तो धीरे धीरे जो ये क्षेत्र विशेष है ये आपका ठंडा होने लगता है, और जैसे ही ये क्षेत्र विशेष ठंडा होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी शीतकालीन मानसून के समझने में। क्योंकि जब ये क्षेत्र वर्षा के कारण ठंडा हो जाएगा, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ पे क्या, पहले क्या था, यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, अब यहाँ पे धीरे धीरे
उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि जैसे सूर्य आपके सितंबर माह में ये विषुवत रेखा पर पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से विषुवत रेखा पर सूर्य चमक रहा है तो यहाँ पे ताप ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर रीजन होगा, ITCZ आपका यहीं पर बनेगा, विषुवत रेखा पर बनेगा। तो क्या होगा, क्योंकि जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है ये आपके निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया है, और जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आपका रीजन था पहले, जो कर्क रेखा से लगा हुआ क्षेत्र था, कर्क रेखा से संबंधित क्षेत्र था, अब यहाँ पे क्या है कि ताप कम हो गया है, तो लो टेम्परेचर हो गया है, हाई प्रेशर हो गया है। अब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और विषुवत रेखा पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, तो अब क्या होगा कि यहाँ से हवाएं इस तरह बहेंगी, क्योंकि आप जानते हैं हवाएं कैसे बढ़ती हैं, दाब प्रवणता के कारण बहती हैं। दाब प्रवणता के कारण उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ बहती हैं, तो उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलने लगेंगी। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो अभी तक जो वर्षा हमारी प्राप्त हुई थी, जिससे जो राजस्थान का क्षेत्र था, जो मरुस्थल का क्षेत्र था, संतृप्त हुआ था, ये वर्षा जो प्राप्त हुई थी, आपको बता दें कि ये वर्षा अभी ग्रीष्मकालीन मानसून से ही प्राप्त हुई है। जो ग्रीष्मकालीन लौटती हुई मानसून है उससे ही प्राप्त हुई है, अभी शीतकालीन मानसून नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी सूर्य विषुवत रेखा पर चमक रहा है, तो ये मत समझिएगा कि जो राजस्थान में वर्षा हुई जुलाई अगस्त सितंबर में, ये शीतकालीन मानसून से हुई, क्योंकि ये हुई है किससे? ये आपकी हुई है ग्रीष्मकालीन मानसून से। जब सितंबर की बाद हम बात करेंगे, उसके बाद ही आपका शीतकालीन मानसून आएगा, क्योंकि अभी क्या है कि विषुवत रेखा पर चमक रहा है, तो हवाएं कहां तक बढ़ रही हैं? सिर्फ विषुवत रेखा तक बढ़ रही हैं, मतलब थार के प्रदेश से एक 3D यदि हम बनाए, तो थार के प्रदेश से इस तरह से विषुवत रेखा के बीच में हवाएं बढ़ रही हैं, हवाएं बह रही हैं, ठीक है। अब यदि हम इतनी सारी जानकारी कर लेते हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो तिथि है, जिस तिथि पर जो सूर्य है आपका, जो आपका सूर्य है, विषुवत रेखा आपकी ये है 0 डिग्री, तो जिस तिथि पर आपका सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, लंबवत चमकता है, यदि हम बात करें कि कौन सी तिथि होती है, तो ये होती है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को जो आपका सूर्य है ये आपके विषुवत रेखा पर होता है, और विषुवत रेखा का क्षेत्र हाई टेम्परेचर कन्वेक्शनल करंट उठती है, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जिसके कारण हवाएं यहां से यहां तक बहती हैं, ये आपने देख लिया। तो 23 सितंबर तक की यदि कहीं पे भारत में वर्षा होती है, तो आप उसको शीतकालीन मानसून की वर्षा नहीं कहेंगे, बल्कि वह जो लौटती हुई मानसून है उसके द्वारा वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल की जो लौटती हुई मानसून है उसी के कारण वर्षा होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें 23 सितंबर के बाद की, कि 23 सितंबर के बाद क्या होगा कि सूर्य अब जो है, जो अभी तक विषुवत रेखा पर 23 सितंबर तक बना हुआ था, वो सूर्य अब आगे बढ़ जाएगा। और अगर जैसे वो सूर्य आगे बढ़ता है, अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है, अब यहां से आपको समझना है शीतकालीन मानसून के बारे में। अब यहां से शीतकालीन मानसून की चर्चा प्रारंभ होती है। अब जैसे आप देखें कि सितंबर माह में यदि हम देख लें, थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कि 23 सितंबर का वो तिथि है जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। तो ये जो 23 सितंबर है, 23 जो सितंबर है, इससे पहले भारत के कुछ अन्य भागों में भी वर्षा होती है। जैसे जो गंगा का मैदान है, जो गंगा का प्लेन है, वहां पर भी आपको वर्षा देखने को मिलती है। तो ये समर मानसून के द्वारा ही होती है, इसको आप शीतकालीन मानसून नहीं कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो मानसूनी वर्षा यहाँ पे हो रही है, जो यहाँ पे वर्षा हो रही है, विशेषकर सितंबर माह के पहले जुलाई अगस्त सितंबर माह में जो यहाँ पे वर्षा हो रही है, जो ग्रीष्मकालीन की पौने लौट रही हैं, तो आप देखोगे कि इसमें से जो आपके गंगा के मैदानों पे हवाएं वर्षा कराती हैं, इन्हीं में से कुछ शाखा है जो बंगाल की खाड़ी से होकर आगे बढ़ती है। अरे जो बंगाल की खाड़ी से होकर शाखा आगे बढ़ती है, ये आपके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा कराती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ वर्षा की प्राप्ति यहाँ पर यदि हम देखें जुलाई अगस्त सितंबर माह में, तो गंगा के मैदानों में हो जाती है, तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिल जाती है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र विशेष में देखने को मिल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से जो पौने उठेंगे, क्योंकि बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की, तो ये क्या होंगे, ये अपने दाएं मुड़ जाएंगे फेरल के नियम के अनुसार। तो ये फेरल के नियम के अनुसार अपने दाएं मुड़ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और जब बात करें हम दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये अपने बाएं मुड़ जाती हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक आपका
पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया है मानसून रिट्रीट का, ये आपको पता होना चाहिए। 23 सितंबर की बात हो रही है कि किस प्रकार से हमारे ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा ही यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं देख रहे हैं अब नीचे की तरफ, मतलब विषुवत रेखा की तरफ यहाँ पे आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको समझना चाहिए, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे जब सूर्य सितंबर माह के बाद, जब सितंबर माह हमारा समाप्त होता है, तो इसके बाद क्या है कि जो सूर्य है आपका, ये आपका चला गया कहाँ पे, ये चला गया आपके मकर रेखा पे। कब जाता है मकर रेखा पे? मकर रेखा पे जब सूर्य लंबवत चमकता है, उसकी तिथि होती है 22 दिसंबर। अब धीरे धीरे तिथियां थोड़ी सी बदल रही हैं, तो 1 से 2 दिन का अंतर आता है। मतलब 22 दिसंबर की तिथि होती है जब सूर्य हमारा मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब अगर मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, तो आप देखेंगे कि जो क्षेत्र जो अभी तक हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का क्षेत्र विषुवत रेखा पर हुआ करता था सितंबर माह में, वो अब दिसंबर माह में खिसक कर मकर रेखा तक चला जाता है। मकर रेखा पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, जिससे दोनों गोलार्धों से आने वाली जो पवने हैं वो अब मकर रेखा तक पहुंचती हैं। और अब इन्हीं पवनों को, जो पवने विषुवत रेखा को क्रॉस कर फेरल के नियम के अनुसार बाएं मुड़कर मकर रेखा तक पहुंचती हैं, इन्हीं को आप शीतकालीन मानसून का नाम देते हैं। और इसके द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में आपको वर्षा, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में आपको वर्षा देखने को मिल जाती है। अब इसमें कुछ चीजें और आपको देखनी है। जैसे आप जानते हैं एक तिथि आती है 3 जनवरी। 3 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है? 3 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 जनवरी की जो तिथि है, इस दिन जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के सबसे करीब होती है। और यदि पृथ्वी हमारी सूर्य के सबसे करीब है 3 जनवरी के दिन पे, तो आप देखने को पाओगे कि सबसे करीब है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा उष्मा भी उस दिन प्राप्त करेगी। और आपको बता दें कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो नॉर्मल दिन है उनसे 7% ज्यादा उष्मा प्राप्त करती है। तो 3 जनवरी के दिन सूर्य कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि है 3 जनवरी के दिन सूर्य, तो निश्चित रूप से जहां पे पहले ही ताप ज्यादा था दक्षिणी गोलार्ध में, अभी क्या होगा? 7% ज्यादा ताप होगा इस क्षेत्र विशेष में, मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जब ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या आपको देखने को मिलेगा? आप देखोगे कि यहाँ से बहुत तेजी से संवहन तरंगे बहुत स्पीड में आपको आगे बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं। अब इसमें कुछ चीजें और आपको समझना है। जैसे यदि ताप बहुत ज्यादा है, यदि ताप बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि जो दक्षिण का क्षेत्र हमारा है, दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र हमारा है, ज्यादातर महासागर क्षेत्र है, जल निकाय बहुत ज्यादा है। और जल निकाय ज्यादा है, ताप भी बहुत ज्यादा है, 7% सामान्य दिनों से ज्यादा है। तो अब क्या होता था कि जहां पे सिर्फ पहले संवहन तरंगे उठती थी, वहां हवाएं जब उठेंगी तो अपने साथ साथ ये जलवाष्प को लेकर भी उठेंगी, क्योंकि यहाँ पे ताप बहुत ज्यादा है। अब अगर ये जलवाष्प युक्त हवाएं उठ रही हैं तो कहां तक जाएंगी? क्षोभ सीमा तक जाएंगी, जो 10 से 12 किलोमीटर की रेंज है, ये क्षोभ सीमा तक ऊपर उठेंगी। और क्षोभ सीमा तक ऊपर उठने के बाद, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है, और यहाँ पे जो भारत का थार का प्रदेश है, इस रीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। और यह जो है, ये आपका जो हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ये मकर रेखा के पास से उठने वाली जो हवाएं हैं, जो संवहन तरंगे हैं, जो क्षोभ सीमा तक उठ रही हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है। जिसके कारण क्या होता है, हवाएं इस दिशा की तरफ बढ़ चलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पे, अब ये आकर्षण का केंद्र हो गया है, और आकर्षण का केंद्र होगा तो निश्चित रूप से हवाएं कैसे चलती हैं? दाब प्रवणता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब हाई प्रेशर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो लो प्रेशर कहाँ पे है? मकर रेखा पे। तो हवाएं इस दिशा में, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ये आपके आगे बढ़ रही हैं, और फिर ये विषुवत रेखा को क्रॉस कर फेरल के नियम के अनुसार बाएं मुड़ जाती हैं और ये मकर रेखा पर पहुंचती हैं। और इस प्रकार से ये आपकी जो साइकिल है, ये एक नई साइकिल आपकी चलने लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि आप देखें तो इसमें कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। और इसी को यदि हम कहें, ये जो आपकी साइकिल अब प्रारंभ हो जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसी को बोला जाता है ऑनसेट ऑफ विंटर मानसून। तो ऑनसेट ऑफ विंटर जो मानसून है,
वो अब यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। और इसी के दौरान, इस समय काल में यदि भारत के किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा होती है तो उसको आप कहेंगे कि ये वर्षा जो है शीतकालीन हवाओं द्वारा हो रही है। अब इसमें यदि हम देखें तो दूसरी तरफ इसी मैप में आप देखते होंगे कि एक साइकिल तो ये आपकी बन रही है, ठीक है, एक साइकिल तो ये आपकी बन रही है, लेकिन दूसरी साइकिल भी इसमें आपको देखने को मिल रही है। क्या कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कोल्ड साइबेरियन हवाएं भी आ रही हैं, साइबेरियन हवाएं भी यहाँ पे आ रही हैं। अब अगर साइबेरियन हवाएं आ रही हैं तब आपको क्या समझना है, साइबेरियन हवाएं कैसे आ गई भाई? जब हिमालय है तो साइबेरियन हवा कैसे यहाँ पे प्रवेश कर गई? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं हवाओं की प्रवृत्ति क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो हाई प्रेशर आपके इस क्षेत्र विशेष में है, लो प्रेशर मकर रेखा की तरफ है, तो साइबेरियन हवाएं इसी तरफ खींची चली आती हैं। लेकिन आप पढ़ते आए हैं कि हिमालय है साइबेरियन हवाओं को रोकता है। तो साइबेरियन हवाएं भारत में कैसे प्रवेश करती हैं, यदि हम उसकी बात करें तो आप देख रहे होंगे वृहद हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे गैप हैं जिनके माध्यम से हम व्यापार भी करते हैं। तो उन्हीं रास्तों का उपयोग हवाएं करना भी जानती हैं और उन्हीं के माध्यम से ये साइबेरियन, ठंडी साइबेरियन हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करती हैं तो पहले जो ये 60 से 65 डिग्री की पेटी जो आपकी है यहीं तक रहती थी, क्योंकि अब शीतकालीन मानसून की बात हो रही है, शीतकाल की बात हो रही है, दिसंबर जनवरी की बात हो रही है, तो ये जो पेटी है ये खिसक कर 30 से 35 उत्तरी अक्षांशों तक आ जाती है। तो पहले जो 60 से 65 उत्तरी अक्षांशों तक साइबेरियन हवाएं रहती थी, अब वो 30 से 35 तक आ रही हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि साइबेरियन हवाएं आपके कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच जाती हैं। और जब यहाँ पे पहुंच जाती हैं, क्योंकि साइबेरियन हवाएं हैं, पोलर विंड है, बहुत बहुत ही ठंडी हैं, तो ये क्या होती हैं, यहाँ से उठकर चक्रवात का रूप लेती हैं। और जब यहाँ से ये उठती हैं तो आप देखेंगे कि एक चक्रवातीय पवन यहाँ से भी आ रही है, जो आप देख रहे थे कि क्षोभ सीमा तक मकर रेखा से उठ रही है। तो ये वाली पवन और ये वाली जो आपकी साइबेरियन विंड आ रही है, ये दोनों ऊपर में ही अपर सर्कुलेशन जो है एयर का, वहां पे ही ये आपस में टकराती हैं। और जब ये आपस में दोनों टकराती हैं तो ये क्या करती हैं, क्योंकि चक्रवातीय पवन है तो ये घूमती हुई पृथ्वी पर बैठती हैं। कैसे घूमेंगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो ये क्लॉकवाइज घूमते हुए धरती पर बैठती हैं। अब ये क्लॉकवाइज घूमते हुए जब धरती पर बैठती हैं तो आप देखेंगे कि इन्हीं चक्रवातीय, इन्हीं साइक्लोन वाली जो पवने हैं, इन्हीं साइक्लोनिक पवनों द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों में आपको वर्षा देखने को मिलती है। अब ये जब नीचे बैठ रही हैं तो वर्षा कैसे होती है, यह भी एक प्रश्न बनता है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा था कि हवाएं जब ऊपर उठती हैं तभी वर्षा होता है। तो अब नीचे बैठ रही हैं तब वर्षा कैसे हो रहा है, इसको समझना आपको पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ताप क्या है, ये कम होता है। ताप कम होता है, ताप कम होने के साथ साथ क्या है, रिलेटिविटी जो इनकी है वो बढ़ती है और संघनन इनका तेजी से होता है, जिसके कारण वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत ही ठंडी हवाएं हैं और ये नीचे बैठ रहे हैं। नीचे बैठने पे क्या होगा, इनका ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ेगा तो रिलेटिविटी जो है इनकी घट जाएगी। रिलेटिविटी घट जाएगी तो संघनन नहीं होगा, तो वर्षा कैसे होती है? आप देखेंगे कि इस समय काल में यदि आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में और भारत के कुछ अन्य जो आपके पश्चिमी क्षेत्र हैं, सॉरी उत्तरी क्षेत्र हैं, वहां पे जो शिवालिक का फुट हिल है वहां पे आपको वर्षा देखने को मिलती है। तो ये वर्षा कैसे होती है यदि हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे एक नॉर्मल शब्द है आपको जो समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि हवाएं, मान लो ये कोई घाटी है, ये मान लो कोई घाटी है, ठीक है। अब ये अगर पर्वतीय घाटी है, कोई हवा, मान लो एक ये पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि कोई हवा उतर रही है, कोई हवा नीचे बैठ रही है, जो साइक्लिन क्लॉकवाइज घूमते घूमते कोई हवा यहाँ पे यदि बैठ रही है तो उसका ताप बढ़ जाएगा, वो वर्षा नहीं करा पाएगी। क्योंकि यदि यहाँ पे बैठेगी तो निश्चित रूप से इसके बाद किसी दिशा में ये बहना प्रारंभ करेगी, प्रवाहित होगी। लेकिन जब कहीं पे पर्वत घाटियां होती है, मान लीजिए ये आपकी एक पर्वत घाटी है, अब सिर्फ और सिर्फ इस मैप की बात कर रहे हैं, ये कोई पर्वत घाटी है, तो यहाँ पे मान लो कोई हवा इसके सहारे नीचे बैठ रही है, नीचे बैठ रही तो इसका ताप बढ़ेगा, सारी चीजें वर्षा के अनुकूल नहीं होंगी, प्रतिकूल होंगी, मान लेते हैं हम। लेकिन अब ये हवा यदि यहीं पे बैठ गई तो यहाँ पे बैठी तो नहीं रहेगी ना,
इसको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते समय क्या है, इसके बगल में पहाड़ी है, तो ये पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करेगी। और जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करेगी, आप जानते हैं क्योंकि ये जो घाटी है, इस घाटी में, इस पर्वत की घाटी में यदि आप देखें तो हिमाचल प्रदेश पूरा पर्वत की घाटियों में ही बसा हुआ है। आप मनाली की बात कर लीजिए, आप शिमला की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कृषि भी होती है, यहाँ पे बागवानी भी होती है। अब अगर यहाँ पे घाटियों में कृषि और बागवानी हुई है, तो जो हवाएं बैठ रही हैं, जो अभी तक ड्राई एयर थी, इनको यहाँ से कुछ नमी मिल जाती है। और जब कुछ नमी लेके ये बैठती हैं, तो पुनः इनको आगे बढ़ना है, तो आगे इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करती हैं कि इस तरह से ये आगे निकल जाएंगी। तो जब ये इस चोटी पर, इस शिखर पर चढ़ने का, इस पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करती हैं, तो तुरंत क्या होता है, क्योंकि अब पहाड़ी पर हवा चढ़ रही है, तो ताप धीरे धीरे कम होगा। ताप कम होगा, रिलेटिविटी बढ़ेगी, रिलेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, संघनन तेजी से होगा। और संघनन तेजी से होगा तो आप जानते हैं कि वर्षा भी इस क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलती है। तो आपको समझना है कि किस तरह से पहाड़ी पर, इसीलिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है हिमाचल का, शीतकाल में ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में वर्षा देखने को मिलती है। जहां पे पहाड़ी इस तरह की घाटियां हैं, जहां पे इस तरह की पर्वतीय घाटियां हैं, वहीं पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। और कारण क्या है ये आपने समझ लिया, एक के सहारे उतर रही है और जब दूसरे के सहारे चढ़ने लगती है, तो वहां पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। ये कारण आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से यदि हम देखें कि ये जो साइक्लोन था, जो साइक्लोन वाली पौने थी, यदि ये घाटियों में वर्षा कर देती हैं, तो एक दूसरा प्रश्न आता है कि ये अब आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ने के बाद ये हो सकता है कि इनकी कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर आगे बढ़े। और बंगाल की खाड़ी से होकर जब आगे बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे उड़ीसा का क्षेत्र है जहां पे वर्षा नहीं होती है, जो आपका उड़ीसा का क्षेत्र है वहां पे वर्षा नहीं होती है। लेकिन दूसरा क्षेत्र जो आपका आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, वहां पे आपको वर्षा देखने को मिलती है। क्यों? तो इसको समझने के लिए आपको फिजिकल मैप ओपन करना होगा। अब आप यदि हम देखें तो जो हवाएं अभी तक घाटियों में थी, तो घाटियों से निकलती हुई ये आगे बढ़ी। और घाटियों से निकलने के बाद जब आगे बढ़ी, तो इन्हीं जो साइक्लोनिक पौने थी, इन्हीं की कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी के सहारे आपके जो मकर रेखा है, क्योंकि यदि आप देखें आज, यदि हम देखें शीतकालीन मानसून के अंतर्गत देखें, तो जो हवा हम चला रहे हैं वो किस दिशा में चलेगी, वो आपकी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलेगी। क्योंकि सूर्य कहाँ पे है, सूर्य आपके दक्षिण में है, मकर रेखा पर है, ठीक है। तो हवाएं आपकी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगी। तो इन्हीं में से कुछ पौने जो आपकी, इन्हीं में से जो पौने आपकी देखने को मिलती थी कि यहां से होकर बह रही हैं, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। कुछ पौने जो आपकी थी, जो मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती थी। अब अगर कुछ पौने मैदानी क्षेत्रों से होकर बह रही हैं, तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं आपको वर्षा देखने को मिलता है, जो आपका शिवालिक का फूट हिल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें, उसके बाद यदि हम बात करें कुछ अन्य क्षेत्रों की, तो आप देखोगे इस क्षेत्र विशेष में, 1 मिनट, इस क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका ये क्षेत्र विशेष है, विशेषकर उड़ीसा का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हवाएं बंगाल की खाड़ी के सहारे आगे बढ़ती हैं, जो कुछ मानसूनी पौने, शीतकालीन मानसून पौने बंगाल की खाड़ी के सहारे आगे बढ़ती हैं, वो आपको देखने को मिलेगा कि उड़ीसा में वर्षा नहीं करती हैं। जबकि उड़ीसा में भी पहाड़ी है, यदि हम देखें, क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये उड़ीसा के समानांतर, यदि कोई पवन इधर से आ रही है और इधर से होकर यदि मकर रेखा जाना चाहती है, तो निश्चित रूप से उड़ीसा की जो स्थिति है वो इसके समानांतर है, जिसके कारण इस क्षेत्र विशेष में वर्षा देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का भी ज्यादातर क्षेत्र जो है इन हवाओं के समानांतर पड़ जाता है, जिससे वर्षा नहीं होती है। लेकिन जो बॉर्डर का क्षेत्र है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, या जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये इन हवाओं के मार्ग में अवरोधक का काम करता है। और जब ये हवाओं के मार्ग में अवरोधक का काम करता है, तो क्या होता है कि पवनों द्वारा इन क्षेत्रों में आपके वर्षा देखने को मिल जाती है। क्योंकि अभी तक जो देख रहे थे पहाड़ियां, ये इस तरह से इस तट के समानांतर होती थी, लेकिन जब तमिलनाडु में आप जाओगे, जैसे आप अनाई मुदी की बात कर लीजिए, तो अनाई मुदी आप देखोगे कि अनाई मुदी भारत में एकमात्र ऐसी पहाड़ी है जो शीतकाल में भी अच्छी खासी वर्षा जहां पे प्राप्त होती है और ग्रीष्म काल में भी प्राप्त होती है। जो अनाई मुदी है,
इसके पश्चिमी भागों में ग्रीष्म काल में अच्छी खासी वर्षा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो अरब सागर की शाखा आती है उसके लिए अवरोधक का काम करता है। और जब शीतकाल की जो मानसून शाखा है, जब यह अनाई मुंडी से होकर गुजरती है, उसके लिए भी ये अवरोधक का काम करता है, जिसके लिए आपको इस क्षेत्र विशेष में वर्षा देखने को मिल जाती है। और इस तरह से ये हवाएं वर्षा करती हुई आगे निकल जाती हैं और विषुवत रेखा को क्रॉस कर पुनः फेरल के नियम के अनुसार बाएं मुड़कर मकर रेखा तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से शीतकालीन मानसून के अंतर्गत क्या चीजें आपको देखनी थी वो आपने देख लिया, और किन क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है भारत में वो भी आपने समझने का प्रयास किया है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद आपका जो शीतकालीन मानसून है ये समाप्त होता है। अब मानसून की कुछ अभिनव प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ और प्रश्न यहाँ से बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। लेकिन जो नोट डाउन आपको करना है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आप हेडिंग डालेंगे शीतकालीन मानसून, और शीतकालीन मानसून के अंतर्गत आप लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अब इसमें लिखेंगे शीतकालीन मानसून के अध्ययन के क्रम में, शीतकालीन मानसून के अध्ययन के क्रम में, शीतकालीन मानसून के अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति की चर्चा करते हैं। शीतकालीन मानसून के अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून की दोनों शाखाएं, ग्रीष्मकालीन मानसून की दोनों शाखाएं, ग्रीष्मकालीन मानसून की दोनों शाखाएं जुलाई माह में थार के मरुस्थल में पहुंचती हैं। जुलाई माह में थार के मरुस्थल में पहुंचती हैं, थार के मरुस्थल में पहुंचती हैं। जुलाई माह से जुलाई माह से सूर्य दक्षिणायण होने लगता है। जुलाई माह से सूर्य दक्षिणायण होने लगता है। जुलाई माह से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और यह 23 सितंबर को और यह 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। और यह 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। और यह 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। जब सूर्य उत्तर जा रहा था, जब सूर्य उत्तर जा रहा था मतलब ग्रीष्मकालीन मानसून के संदर्भ में, जब सूर्य उत्तर जा रहा था उस समय हमने देखा था कि ITCZ सूर्य के आगे गति कर रहा था। ITCZ सूर्य के आगे गति कर रहा था। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायण होता है, लेकिन जब सूर्य दक्षिणायण होता है, लेकिन जब सूर्य दक्षिणायण होता है तो उस समय ITCZ तो उस समय ITCZ तो उस समय ITCZ सूर्य के पीछे गति करता है। सूर्य के पीछे गति करता है। इनका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो थार प्रदेश है वो अभी भी पहले की अपेक्षा गर्म बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र है उसमें ग्रीष्मकालीन मानसून शाखाओं द्वारा उतनी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है और सूर्य अभी भी भारतीय भूभाग में है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? बहुत से ज्यादा हम बात कर रहे हैं जुलाई माह की। ठीक है, तो इस वजह से अभी भी ये क्षेत्र गर्म है, जिसके कारण जो ITCZ है वो अभी भी थार के प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, इस भूभाग के गर्म होने के कारण, इस भूभाग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा थार के प्रदेश, इस भूभाग के गर्म होने के कारण, इस भूभाग के गर्म होने के कारण
यहाँ वर्षा, यहाँ वर्षा, यहाँ वर्षा जुलाई, यहाँ वर्षा जुलाई और अगस्त माह में भी प्राप्त होती है। वर्षा जुलाई और अगस्त माह में भी प्राप्त होती है। जिसके बाद थार का प्रदेश, जिसके बाद थार का प्रदेश, जिसके बाद थार का प्रदेश ठंडा हो जाता है। जिसके बाद थार का प्रदेश ठंडा हो जाता है और पौने नीचे उतरने लगती हैं, और पौने नीचे उतरने लगती हैं, और पौने नीचे उतरने लगती हैं। धीरे धीरे सितंबर माह तक, धीरे धीरे सितंबर माह तक लगातार यहाँ पर धीरे धीरे सितंबर माह तक लगातार यहाँ पर दाब बढ़ने लगता है, दाब बढ़ने लगता है, जिससे हवाएं, जिससे हवाएं, जिससे हवाएं थार के मरुस्थल से, जिससे हवाएं थार के मरुस्थल से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे हवाएं थार के मरुस्थल से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये माह है सितंबर का, और सितंबर माह में सूर्य अभी विषुवत रेखा पर लंबवत है, और विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है वो उच्च ताप निम्न दाब का क्षेत्र बन गया है, जिससे हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहने लगती हैं। ठीक है। 23 सितंबर, 23 सितंबर की तिथि तक सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। 23 सितंबर की तिथि तक सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, जिससे जिससे ग्रीष्म काल की लौटती पवनों द्वारा, जिससे ग्रीष्म काल की लौटती पवनों द्वारा भारत के कुछ भागों में, भारत के कुछ भागों में वर्षा हो जाती है, वर्षा हो जाती है। इस घटना को मानसून रिट्रीट कहते हैं, इस घटना को मानसून रिट्रीट कहते हैं। ठीक है। तो अभी ये समर मानसून है जो गंगा की घाटियों में वर्षा करा रहा है, जो अरावली के उत्तरी भाग में वर्षा करा रहा है, तो ये अभी समर मानसून ही है, क्योंकि सूर्य अभी विषुवत रेखा पर ही है। ठीक है। इसके बाद लिखिए, इन्हीं मानसूनी पवनों की कुछ शाखा, इन्हीं मानसूनी पवनों की कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर, बंगाल की खाड़ी से होकर आगे बढ़ती हैं, बंगाल की खाड़ी से होकर आगे बढ़ती हैं, जिससे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, जिससे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में अगस्त और सितंबर माह में वर्षा देखने को मिलती है, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सितंबर माह में वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है। जब सूर्य सितंबर के बाद, जब सूर्य सितंबर के बाद मकर रेखा की तरफ बढ़ता है, जब सूर्य सितंबर के बाद मकर रेखा की तरफ बढ़ता है, तो लगभग 22 दिसंबर के दिन, तो लगभग 22 दिसंबर के दिन यह, लगभग 22 दिसंबर के दिन यह मकर रेखा पर लंबवत होता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दौरान
विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, इस दौरान विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, इस दौरान विषुवतीय निम्न दाब की पेटी मकर रेखा पर होती है। इस दौरान विषुवतीय निम्न दाब की पेटी मकर रेखा पर होती है। इसके कारण जो मानसून शाखा, इसके कारण जो मानसूनी पवने, इसके कारण जो मानसूनी पवने अभी तक विषुवत रेखा तक आ रही थी, विषुवत रेखा तक आ रही थी, वह अब आगे बढ़कर, वह अब आगे बढ़कर दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार बाएं मुड़कर, दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार बाएं मुड़कर, फेरल के नियम के अनुसार बाएं मुड़कर मकर रेखा तक पहुंचती हैं, मकर रेखा तक पहुंचती हैं। ठीक है। 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, जिससे जिससे यह 7% सामान्य दिनों से ज्यादा उष्मा, जिससे यह 7% सामान्य दिनों से ज्यादा उष्मा या ऊर्जा प्राप्त करती है। प्राप्त करती है। इस कारण से, इस कारण से इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में, इस कारण से इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में ताप की बारंबारता बढ़ जाती है, क्योंकि सामान्य दिनों से 7% ज्यादा ताप होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे ताप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ताप की बारंबारता बढ़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल निकाय ज्यादा हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जल निकाय ज्यादा हैं, जिससे गुप्त उष्मा के साथ, जिससे गुप्त उष्मा के साथ जलवाष्प भी ऊपर उठती हैं, जिससे गुप्त उष्मा के साथ जलवाष्प भी ऊपर उठती हैं। ये जलवाष्प युक्त पौने, ये जलवाष्प युक्त पौने क्षोभ सीमा तक जाती हैं, ये जलवाष्प युक्त पौने क्षोभ सीमा तक जाती हैं, फिर जेट पौनों का रूप लेकर, फिर जेट पौनों का रूप लेकर बाएं होकर इक्वेटर तक पहुंचती हैं, जेट पौनों का रूप लेकर बाएं होकर इक्वेटर तक पहुंचती हैं। पुनः इक्वेटर को पार कर या पुनः विषुवत रेखा को पार कर, इक्वेटर या विषुवत रेखा, पुनः विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार दाएं मुड़कर, फेरल के नियम के अनुसार दाएं मुड़कर ये कर्क रेखा के आसपास उतरती हैं, ये कर्क रेखा के आसपास उतरती हैं। क्यों? क्योंकि कर्क, अब जो आपकी उच्च दाब की जो पेटी थी जो 60-65 पे हुआ करती थी, वो अब खिसक कर 30 से 35 तक आ गई है, तो कर्क रेखा के आसपास आ गई है, जिससे हवाएं अब यहाँ पे उतरती हैं। ठीक है। इन्हीं उतरती जेट पौनों को, इन्हीं उतरती जेट पौनों को पछुआ पौनों का नाम दिया जाता है। इन्हीं उतरती पौनों को पछुआ पौनों का नाम दिया जाता है। यहीं से ऑनसेट ऑफ विंटर मानसून, यहीं से, यहीं से शीतकालीन मानसून का आगमन होता है। यहीं से इंग्लिश में कहते हैं ऑनसेट ऑफ विंटर मानसून या शीतकालीन मानसून का आगम होता है।
दूसरी तरफ ध्रुवीय पेटी, दूसरी तरफ ध्रुवीय पेटी, अगली लाइन में लिखिएगा, दूसरी तरफ ध्रुवीय पेटी खिसक कर 40 से 45 उत्तरी अक्षांशों तक, दूसरी तरफ ध्रुवीय पेटी खिसक कर 40 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक आ जाती है, जहां से हवाएं लगातार ऊपर उठ रही हैं, जहां से हवाएं लगातार उठ रही हैं। ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में टकराकर, ऊपरी वायुमंडल में टकराकर ये दोनों पवनें, कौन सी, जो एक आपकी पछुआ पवन आ रही थी और जो यहाँ से साइबेरियन पवन जा रही है, ये अपर विंड में, अपर सर्कुलेशन में टकराती हैं और उसके बाद नीचे बैठने लगती हैं। तो वही आपको नोट करा रहे हैं कि ऊपरी वायुमंडल में यह टकराकर चक्रवात का रूप लेकर, चक्रवात का रूप लेकर नीचे बैठने लगती हैं, नीचे बैठने लगती हैं। ये हवाएं, ये हवाएं पूरे हिमालयी क्षेत्र में उतरती हैं, ये हवाएं पूरे हिमालयी क्षेत्र में उतरती हैं, ये हवाएं पूरे हिमालय क्षेत्र में उतरती हैं, जिससे पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों में वर्षा होती है, जिससे पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों में वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है वो मैंने आपको पहाड़ियों का बनाकर अभी समझाया था कि एक पहाड़ी पर उतरेगी, दूसरे के सहारे जब ऊपर उठेगी तब वर्षा करेगी। ठीक है, अभी ये चीजें आपने नोट कर लिया है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व में मैंने ये भी बता दिया कि साइक्लोन कैसे आ रहे हैं, जो आपकी साइक्लोनिक पवनें हैं साइबेरियन, वो कैसे भारत में प्रवेश कर रही हैं, तो वो दर्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो अब इसका जो शीतकालीन मानसून का कॉन्सेप्ट था वो आपका समाप्त होता है। और इस शीतकालीन मानसून के द्वारा जो ये क्रम आपका चलता रहता है, तो शीतकालीन मानसून की जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की सहारे होकर मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं, उनके द्वारा आपके जो आपके पूर्वी तट है, पूर्वी तट के कुछ भागों में वर्षा देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से जब बात आती है मानसून की, तो शीतकालीन मानसून की बात आए तो आपको क्या करना है, सूर्य को मकर रेखा पर स्थापित करना है। ग्रीष्मकालीन मानसून की बात आए तो सूर्य को कर्क रेखा पर स्थापित कर दीजिए और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को दिखाते हुए आप स्पष्ट कर दीजिए, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो वर्षा की बात थी, जो शीतकालीन मानसून की बात थी, वो चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं और मानसून से संदर्भित जो अन्य चीजें बची हुई हैं, अन्य फैक्ट बचे हुए हैं, उनकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।